यूं जमी पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, और पंखों को खोल उड़ान भर, जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम सुंदर हिस्ट्री लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे इसी उड़ान और पंखों के बीच की। आखिर उड़ान कहाँ से आती है और ये पंख कौन से होते हैं और कैसे उन पंखों को मजबूत किया जाता है। तो ये उड़ान जिन पंखों के सहारे हम लोग भरने वाले हैं, वो उड़ान हमारे सिलेक्शन, हमारे करियर से उत्पन्न होती है। और वो हमारा सिलेक्शन कैसे होता है, वो हमारी पढ़ाई से होता है। जब हम अपने काम पर फोकस करते हैं, जब अपनी पढ़ाई को और कंसंट्रेट होकर के करते हैं, तो फिर एक एक करके अपने करियर की ऊंचाइयों पर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, वही हमारी उड़ान होती है। तो इसी कड़ी में हम लोग अपने पंखों को अपने करियर की दिशा में मजबूत करने के लिए जो उड़ान भर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और विस्तार के क्रम में बातचीत कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि बम्बई की स्थापना और उसको किस तरह गेराल्ड डांगियार, जिसका द्वितीय गवर्नर रहता है, उसने उसे एक आधुनिक रूप प्रदान किया था। और उसके बाद उसने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये लिखा था कि अब समय आ गया है कि हम अपने हाथ में तलवार लेकर के अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। और उसके बाद कहते हैं जो उसकी ये नीति थी, उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने स्वीकार कर लिया। और उसने क्या लिखा है, उसने उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी का हेड है, उसे लिखा था कि आप भारत में अपने आप को सशक्त बनाइए और अपनी एक सेना रखिए, एक फ़ौज बनाइए, और ताकि अपने जो आपकी बस्तियां हैं, व्यापारिक बस्तियां, उनको मजबूती से उनकी रक्षा कर सकिए। और एक ऐसी नींव तैयार करिए ताकि आप संगठित रूप से जब तक का भारत में चाहें अपने आप को टिकाए रख सकें, अपने आप को मजबूती से स्थापित कर सकें। तो वो जो उसकी स्थापित करने की नीति है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, वो जो वहाँ लंदन से उसको आदेश मिल रहा है, अब उसमें बदलाव हो रहा है। और उसी क्रम में जो नवीन घटनाएं घटने वाली हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हम बंगाल में पहुँच चुके थे। हमने कहा था कि 1651 में शाह शुजा ने जो उनको एक निशान, एक फरमान जारी किया था, और उसके माध्यम से उनको बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति एक प्रकार से मिल चुकी थी। अब उस क्रम में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो कई बार अभी पूछा नहीं गया, लेकिन मेरा मानना है ये क्वेश्चन नेक्स्ट बनने वाला है। किसी भी एग्जाम में आपको छपा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन ये है कि बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मेरी तरफ से ये, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखें। और ये लिखा हुआ बहुत कम मिलता है, कई जगहों पे मिलता ही नहीं है कि बंगाल जो विलियम हेजेज है, ये विलियम हेजेज जो है, ये बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर है। प्रथम अंग्रेज गवर्नर है ये विलियम हेजेज, प्रथम अंग्रेज गवर्नर। इसको याद रखें हमेशा। कभी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। जिस तरह हमने बम्बई के बारे में बताया था, उसी तरह बंगाल के गवर्नरों को भी याद रखें आप थोड़ा सा। तो विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर है। अब वो जो मुक्त व्यापार की नीति चल रही थी, अंग्रेज़ों को जो मिली हुई थी सुविधा, उसके बाद शाह शुजा के बाद उसके जो उत्तराधिकारी आए, उन्होंने भी थोड़े कुछ दिनों तक बनाए रखा। लेकिन अब उस जो मुक्त व्यापार से उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस क्रम में क्या होता है कि 1672 में हमने कहा शाइस्ता खां, जब वहाँ का, उसके पहले आ चुका था सूबेदार बन करके, तो फिर उसने भी उसको कंटिन्यू रखा। और ये शाइस्ता खां कौन है? ये शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा है। और यही शाइस्ता खां, इनको शिवाजी ने 1663 में जब लाल महल में कहते हैं इनको पराजित किया था, जब तो पराजित किया था, इसमें उनका लड़का फतेह खां मारा गया था और इनका अंगूठा कट गया था। और तब यही जो है शाइस्ता खां, तब औरंगजेब ने इनसे नाराज़ होकर के इनको उठा करके फेंक दिया था बंगाल में, क्योंकि उनसे बहुत नाराज़ हुआ था इस हार से कि आप शिवाजी को मैंने तुमको पराजित करने भेजा है और तुम खुद ही हार के आ रहे हो। ये जो है वही शाइस्ता खां है, औरंगजेब का मामा है। तो ये जब बने तो 72 तक इन्होंने बनाए रखा, उसको मेंटेन कर रखा। अब जो भी अंग्रेज व्यापारी वो और छोटे चाहते हैं, किंतु उनके जो बंगाल के सूबेदार हैं वो चाहते हैं छोटे समाप्त की जाए, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो वो कुछ कई घटनाएं भी होती हैं, तो कहते हैं अंग्रेज परेशान होते हैं, फिर औरंगजेब के पास जाते हैं और वो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें परेशान ना किया जाए। इसी क्रम में
1680 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया है। और उस फरमान में क्या जारी किया है उसने लिखा है, इस फरमान में लिखा गया कि अंग्रेज व्यापारियों को तंग न किया जाए, उनको व्यापारिक सुविधा न उत्पन्न की जाए, उनके लिए व्यापार करने दिया जाए उनको। किंतु एक नई समस्या अब क्या लगा दी उसने कहा कि 2% चुंगी और प्लस 1.5% जजिया अंग्रेजों को भी देना होगा। अब ये जो 2% चुंगी 1.5% जजिया, अब 3.5% के आसपास मामला बन रहा है इनके टैक्स का, ये देना होगा। इस टैक्स से जो कंपनी अभी तक मुक्त व्यापार करने की आदी हो चुकी थी, अब उसे ये बात तकलीफ कर रही है। अब वो क्या कर रही है, इससे बचने की कोशिश कर रही है और इसी क्रम में विद्रोह करती है। और हुगली के तट के आसपास जो बस्तियाँ थी मुगलों की, वहाँ पर कहते हैं लूटपाट की इन्होंने और बड़ी बदमाशियाँ की। फिर इसी क्रम में कहते हैं 1686 में औरंगजेब ने हुगली नदी के आसपास, हुगली नदी के तट पर जो सर जॉन चाइल्ड है उस समय गवर्नर, उसको दंडित किया है। और दंडित किया इतना ही नहीं, पूरा खाली कराने का आदेश दे दिया है। उनको पूरा सेना भेज दी अपनी है। और कहते हैं अंग्रेजों को अंग्रेज जान बचा कर भागे वहाँ से। सर जॉन चाइल्ड था, कहते हैं जान बचा के अपनी टुकड़ी लेकर के अंग्रेज सहित पूरी बस्ती उस्ती छोड़ के सब भाग पड़े एकदम से। और भागे कहाँ, एक ज्वारग्रस्त द्वीप है जिसका नाम फुल्टा द्वीप है। ये देखिए ये फुल्टा द्वीप, वहाँ कहते हैं उनको भाग कर शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजों की ये स्थिति आ गई तो अंग्रेजों ने देख लिया कि मुगलों की ताकत अभी भारत में कितनी मजबूत है। और फिर ये जो भागने की घटना, इसके बाद में क्या हुआ, 1690 में अब फिर जो एक जॉब चार्नाक आ रहा है, जो बंगाल का दूसरा गवर्नर बनकर के आ रहा है। और वो बहुत समझदार है, कहते हैं बहुत बुद्धिमान है वो। तो जॉब चार्नाक ये जो आ रहा है, ये बहुत समझदार था, कहते हैं। इसने एक समझौता कराया है, माफ़ी मांगी उसने औरंगजेब से, कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। और 1.5 लाख का मुआवजा भी उसने दिया। और फिर व्यापारिक जो एक अधिकार है व्यापार करने का, उसे फिर प्राप्त कर लिया। इसने बहुत समझदारी से काम किया जॉब चार्नाक ने। और फिर वो उनका व्यापारिक मामला जो था वो फिर प्रारंभ हो गया। फिर उनको अधिकार मिल गया कि ठीक है करो, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में 1690 घटना, अब सूता नाती 1691 में एक फैक्ट्री अंग्रेज बना रहे हैं, एक नई फैक्ट्री, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सूता नाती की स्थापना, सूता नाती में फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, या 3 गांव भी हम आगे चल कर देखेंगे। सूता नाती है, गोविंदपुर है, कालीकाता है। तो उनमें जो सूता नाती है वहाँ पर अंग्रेज पहली फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने निम्न में से सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो सूता नाती दिया, कालीकाता, गोविंदपुर। इसको ध्यान रखें, सूता नाती में पहली फैक्ट्री अंग्रेज बना लगा रहे हैं इन तीनों में से। तो सूता नाती में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित करी है। अब अंग्रेज क्या चाह रहे हैं, अंग्रेज चाह रहे हैं अपने, एक बार तो देख चुके हैं खतरा उनको किस तरह हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि अपने जो व्यापारिक फैक्ट्रियां हैं उनको किलेबंद किया जाए। तो इसी किलेबंद करने के क्रम में कहते हैं उनको, एक बर्दवान का एक ज़मींदार है वहाँ पर जिसका नाम शोभा सिंह है। और ये शोभा सिंह बड़ा लूटपाट करता है अपने पास के आसपास के क्षेत्रों में। और कहते हैं इसका उन्होंने बहाना पकड़ करके कि मुझे देखिए इस तरह घटनाएं हमारे क्षेत्र में लूटपाट हो रही हैं और हम चाहते हैं अपने फैक्ट्री की किलेबंदी करना चाहते हैं। तो कहते हैं इसी डर से भी, और वो पहले से भी चाहते थे। तो फिर इनको जो है अजीमुस्सान ने अनुमति दे दी कि ठीक है, अजीमुस्सान आ चुका है। और ये कौन है, ये अजीमुस्सान जो है बंगाल का नया सूबेदार है। तो अजीमुस्सान से कहते हैं उन्होंने अनुमति प्राप्त कर ली और फिर सूता नाती में की किलेबंदी की। और इतना ही नहीं, अजीमुस्सान ने आगे ये भी कह दिया कि ठीक है, अंग्रेज़ों को सूता नाती और कालीकाता और गोविंदपुर गांव बेच दिया जाए, इनकी ज़मींदारी इनको बेच दी जाए। खरीदने नहीं, आप कहाँ सीधे बेच दो इनको, आदेश दे दिया उसने। अब देखिए इब्राहिम खां जो कि उस समय वहाँ का ज़मींदार है इन तीनों गाँवों का, उसने कहते 1200 रुपये के बदले कौन कौन, सूता नाती, कालीकाता, गोविंदपुर गांव अंग्रेज़ों को बेच दिए। तो 1200 रुपये के बदले ये 3 गांव जो खरीदते हैं। अब यही 3 गांव देखिए जिसे हम आज आधुनिक कलकत्ता के नाम से जानते हैं, वो किसके नींव कब पड़ रही है, कहीं के 1699 1700 की घटना है ये। यही 3 गांव जो सूता नाती, कालीकाता और ये गोविंदपुर, इन तीनों को मिला करके आधुनिक कलकत्ता की स्थापना हो रही है। और ये स्थापना कर कौन रहा है, जॉब चार्नाक कर रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कलकत्ता, आधुनिक कलकत्ता का संस्थापक कौन है, जॉब चार्नाक आधुनिक कलकत्ता का संस्थापक है। और किस किस को मिलाकर बन रही है, सूता नाती, कालीकाता और गोविंदपुर, यही आधुनिक कलकत्ता जो है इन तीनों का
एक प्रकार से समूह था शुरुआती क्रम में। और ये घटना 1699 कहीं 1700 लिखा मिलता है, इसलिए आप परेशान मत होइए। जब भी ईयर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो में से एक चीज़ दी हुई होगी, आप उसको दो में से एक को ही चुनना होगा। तो जॉर्ज चार्नक ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की और यहीं पर फोर्ट विलियम नामक एक किला बनाया गया है, व्यापारिक किला। ये फोर्ट विलियम दरअसल कहते हैं उस समय जो ब्रिटेन के महाराज हैं, जो वहाँ के राजा हैं, वो विलियम तृतीय थे और इसीलिए उनके सम्मान में इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ किया गया था, तो हमेशा ध्यान रखें ये कलकत्ता में हो रहा है और सेंट फोर्ट जॉर्ज वो मद्रास में हो रहा है, इसलिए दोनों में कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखें इस चीज़ को। तो फोर्ट विलियम यहीं पर कलकत्ता में स्थापित किया जा रहा है और चार्ल्स आयर को इसका प्रथम प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो चार्ल्स आयर इसका प्रथम प्रशासक है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, अगर पूछा सकता है। और यही पहली प्रेसिडेंसी इनकी बनेगी और यहाँ पर फिर 1911 तक अंग्रेज़ों की राजधानी रहती है। 1700 या 1699 1700 से 1911 तक अंग्रेज़ों की जो राजधानी होगी वो फिर जो पहली प्रेसिडेंसी बनेगा, ये पहला जो कलकत्ता आधुनिक कलकत्ता है और यहीं पर इनकी कैपिटल रहती है। और फिर 1911 में हमने देखते हैं कि जो दिल्ली दरबार होता है और फिर वहीं पर ये कलकत्ता राजधानी हटा करके दिल्ली कर दी जाती है कलकत्ता से। तो 1911 तक जो राजधानी बनी है, तो कब बनी, 1700 के आसपास बन रही है, 1700 में। और आधुनिक कलकत्ता जो है वहीं पर उसका पहला प्रेसिडेंसी नगर भी है और वहीं राजधानी बन रहा है। तो ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम 1700 तक आ गए हैं, 1699, अब देखिए इंग्लैंड की परिस्थितियाँ किस तरह बदल रही हैं। इंग्लैंड में क्या घटना घट रही है। 1688 में आप देखते हैं कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो रही है, क्योंकि जहाँ उनके उपनिवेश में जो कुछ घटित होगा तो वो किससे प्रभावित होगा, वो इंग्लैंड की राजनीति से प्रभावित होगा। अब इंग्लैंड में क्या हो रहा है, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हो रही है और उस गौरवपूर्ण क्रांति में हुआ क्या था, वहाँ पर जो विंग दल है अर्थात उदारवादी दल वो सत्ता में आया है और विलियम तृतीय और मेरी क्वीन या क्वीन मेरी कहीं कहीं लिखा मिलता है, ये वहाँ के सम्राट बनाए गए। अब जब उदारवादी दल सत्ता में है तो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पर ये इस बात की मांग उठ रही है कि ऐसा है जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पिछले करीब 100 सालों से भारत में पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रही है, किसी और को अनुमति नहीं दी जा रही है। तो वो चाहते हैं कि अन्य नागरिकों को भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति दी जाए, इसलिए दबाव बनाया गया है। और फिर इसी क्रम में कहते हैं न्यू इंडिया कंपनी तो कहते गठन भी कर लिया था अपना कई लोगों के साथ मिल करके, तो न्यू इंडिया कंपनी बनी है और वो उसने रेड ब्रिज जहाज़ भी खरीद लिया है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, मोस्टली खास करके भारत के संदर्भ में। तो न्यू इंडिया कंपनी गठन हुआ है और रेड ब्रिज जहाज़ खरीदा है उसने, और वो चाहती है कि हमको इस बात की अनुमति दी जाए कि पूर्वी देशों के साथ वो व्यापार कर सकें। और इसी क्रम में कहते हैं इसी दबाव में 1694 ईस्वी की घटना है ये, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात ये प्रस्ताव एक पारित हुआ और बाकायदा उस प्रस्ताव के तहत ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान करी जा रही है। तो ये जो दबाव एक है, ये जो एक परिवर्तन हो रहा है ब्रिटेन में, और वहाँ से देखिए भारतीय राजनीति, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियाँ किस तरह प्रभावित हो रही हैं। तो 1694 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है और उस प्रस्ताव के माध्यम से समस्त प्रजा को ब्रिटेन की पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे ये न्यू इंडिया कंपनी और एक 2-3 कंपनियां और गठित होती हैं, एक जिनमें जनरल इंग्लिश कंपनी है और एक सोसाइटी फॉर ट्रेड टू द ईस्ट एक कंपनी बनती है, और ये तमाम 3-4 कंपनियों का गठन होता है। और फिर आगे चल करके यही कंपनियों को सहूलियत मिल सके इसलिए कि नॉरिस मिशन भेजा जाएगा 1698 में, और वो नॉरिस मिशन इसलिए औरंगजेब के दरबार में भेजा जाता है ताकि उन्हें कुछ सहूलियत मिल सके, अर्थात इनका भी कुछ वहाँ पर एक प्रकार से प्रभाव कायम करने में इनको मदद मिले, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पिछले करीब 100 सालों से भारत में स्थापित है, काबिज है और अपना प्रभाव एक प्रकार से व्यापार के एकाधिकार स्थापित कर रखा है उसने। इसलिए अब उनकी प्रतिस्पर्धा नई कंपनी आ रही हैं इतनी सशक्त, इतनी पावरफुल कंपनी से है, इसलिए उनको आशंका थी उनका व्यापार सफल नहीं रहेगा। इसलिए वो नॉरिस मिशन एक
विलियम तृतीय भेज रहे हैं औरंगजेब के दरबार में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो कुछ नवीन कंपनियों का गठन है और नॉरिस मिशन है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो उनका 1717 का शाही फरमान है, वो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार और आगमन होगा, वो हम आपको जो पहला सेक्शन रहेगा वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम जो है पढ़ेंगे फ्रेंच को, पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनियों को। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था, और 1672 तक जो शाइस्ता खां वहाँ का सूबेदार है, उसने मुक्त व्यापार की जो अंग्रेज़ों को प्रदान की गई एक सुविधा थी उसको मेंटेन रखा, बनाए रखा। और फिर 1680 के आसपास औरंगजेब ने एक फरमान जारी करके ये कहा कि अंग्रेज़ व्यापारियों को व्यापारिक सुविधा ना की जाए, उनको तंग ना किया जाए, है ना, उनको व्यापार की सहूलियत मिलती रहे, व्यापार करने दीजिए। किंतु वहाँ पर 3.5% का टैक्स लगा दिया गया, जिससे कंपनी ने विद्रोह किया आगे चल करके, और होली के आसपास के क्षेत्रों को लूटा, परेशान किया वहाँ के लोगों को। और फिर इसी क्रम में 1686 में औरंगजेब ने होली नदी के आसपास सर जॉन चाइल्ड, जो वहाँ का इसमें हेड है, उसको दंडित किया है। और फिर अंग्रेज़ों को मजबूर होकर भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी उनको। फिर किंतु आगे 1690 में जाब चारना के माध्यम से एक समझौता होता है, और इस समझौते के माध्यम से ये तय हुआ था कि ठीक है, जो उन्होंने युद्ध किया है, नुकसान किया, उसे 1.5 लाख मुआवजा दिया और माफ़ी मांगी, और फिर से व्यापारिक इनका जो अधिकार है वो बहाल कर दिया गया। फिर 1691 में सुल्तानाती में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री स्थापित होती है, और फिर वो चाहते हैं कि फैक्ट्री की अपनी जो व्यापारिक फैक्ट्रियाँ हैं उनकी वो किलेबंदी करना चाहते हैं, ताकि उनको जो लूटपाट लुटेरों से, आसपास के जो लोगों से जो खतरा है, वो खतरा से अपने आप को सुरक्षित कर सकें। इसलिए कहते हैं, और ये खतरा ये भी था उस समय, जो बर्दवान का ज़मींदार शोभा सिंह है, वो अपने आसपास लूटपाट करता रहता था। तो उस सब चीज़ों को बहाना बना करके और उन चीज़ों को जो है आधार बना करके वो अजीमुस्शान से प्रार्थना करते हैं, और फिर उसी क्रम में उनको अजीमुस्शान ने आदेश जारी किया है, और सुल्तानाती कालीकता और गोविंदपुर गाँव इब्राहिम खां ने 1200 रुपये के बदले उनको बेच दिया है। और फिर यही तीनों गांवों को मिला करके आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की जाती है। इसका संस्थापक चार्ल्स चार्नाक रहता है, और चार्ल्स आयर इसका प्रथम प्रशासक रहता है। और यहीं पर फोर्ट विलियम नामक एक किला बनाया जाता है, और ये पहला पर्यटनशील नगर भी होता है, और जो 1911 तक ब्रिटिश भारत की कैपिटल रहता है, राजधानी रहता है। इसके क्रम में हम देखते हैं 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है, और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद वहाँ पर जो सत्ता में दल आता है, जिसकी सरकार बनती, विंग दल अर्थात उदारवादी दलों की सरकार बनती है, और फिर वहाँ पर विलियम तृतीय और मैरी सम्राट बनाए जाते हैं। और उन्होंने जो है एक नरमवादी दृष्टिकोण जनता के सामने प्रस्तुत किया है, और फिर जनता भी इस बात का दबाव बना रही थी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार का जो अधिकार है वो ब्रिटेन के अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए। और इसी क्रम में 16 हमने देखा है न्यू इंडिया कंपनी गठन होता है, वो उसने एक रेड ब्रिज जहाज़ भी खरीदा था। और फिर 1694 में इसी उद्देश्य को लेकर के एक हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव पास होता है, और उस प्रस्ताव से जो है समस्त ब्रिटिश प्रजा को पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वो वीडियो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में संभवतः लास्ट वीडियो होगा, और फिर हमने एक एक करके करीब सारी चीज़ें कवर कर ली है। तो आप इसको देखिए, रिविज़न करिए, नोट डाउन करिए। और हाँ, मैं इसको नोट डाउन पहले कर देता हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही पर्पज़ है कि कम समय में आपके साथ मैं इससे संबंधित बातचीत कर सकूँ, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि आप नोट डाउन करते हुए जब पढ़ाते हैं तो फिर उसमें समय ज़्यादा लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बिना नोट डाउन किए ऐसे ही पढ़ाऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, और आप इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर कोई आपका सुझाव है तो उसका मोस्ट वेलकम है, और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच।